इसमें कोई डाउट है? नहीं। ओके। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा इनपुट लगेगा। मैं एक कैजुअल रिवीजन दे देता हूँ। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में जो भी फाइनल गुड्स होते हैं मतलब वो कोई ना कोई नीड या वांट सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। या तो कंज्यूमर की, मतलब या यू कैन से हाउस होल्ड की, या प्रोड्यूसर की। हाउस होल्ड या प्रोड्यूसर किसी की भी नीड एंड वांट सेटिस्फाई करने वाले गुड्स फाइनल गुड्स होंगे। तो कंज्यूमर उन गुड्स को कंज्यूम कर लेता है, जबकि प्रोड्यूसर उन गुड्स को इन्वेस्ट कर देता है। तो फाइनल गुड्स मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और प्रोड्यूसर के एंगल से वो कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। तो ये तीनों मिलके फाइनल गुड्स बनते हैं। ये इक्वेशन हमें आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। फाइनल गुड्स क्या होता है, तो दो सेक्टर सोचो। हाउस होल्ड, उसका कौन सा खर्चा होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब वो फाइनल गुड्स पे कौन सा कंजम एक्सपेंडिचर करता है, कंजम्पशन के लिए। और प्रोड्यूसर कौन से एक्सपेंडिचर करता है, कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री में होने का मतलब है कि गुड्स का मूवमेंट हो रहा है प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर। मतलब वो गुड्स जो है प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर बिक रहा है। सर, प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर बिक रहा है, ठीक है, समझ में आ गई बात। कंज्यूमर को नहीं मिल रहा है। तो प्रोडक्शन बाउंड्री का ये मतलब है कि प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर गुड्स ट्रांसफर होगा तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। आंसर इज नो। प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर पे बिकना आधी कंडीशन है। आधी कंडीशन ये है कि वो ना तो कंज्यूम हुआ और ना ही वो फर्दर पीरियड में गया। मतलब कि इसी साल, हाँ इसी साल फर्दर प्रोडक्शन में जा रहा है वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं बना। वो एक कंसेप्ट लास्ट में सिखाया था मैंने कि ईयर एंड पे जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इसी साल के प्रोडक्शन में आ जाएगा, इवन दो वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर भी है तब भी। याद आया? हाँ। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। और इसके साथ अब हम शुरू कर सकते हैं कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब ये नाम से समझ में आ रहा है कि कंजम्पशन मतलब ये हाउस होल्ड से रिलेटेड गुड्स है, जिसको हाउस होल्ड खरीदता है अपने कंजम्पशन के लिए, जिससे नीड एंड वांट सेटिस्फाई करता है। और कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड गुड्स है, प्रोड्यूसर रिलेटेड गुड्स। और क्या ये दोनों फाइनल गुड्स हैं? यस, ये दोनों फाइनल गुड्स हैं। इंटरमीडिएट कुछ भी नहीं है इसमें। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो इसमें क्या क्या उन्होंने बुक में लिख के दिया है। सबसे पहले फाइनल गुड्स का क्लासिफिकेशन है। मैंने कहा ना दोनों फाइनल गुड्स हैं, तो फाइनल गुड्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स किसके एंगल से सोचना है? हाउस होल्ड। तो वो गुड्स जो सेटिस्फाई कर रहे हैं नीड्स एंड वांट किसकी, कंज्यूमर की, डायरेक्टली। डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे कि एज अ कंज्यूमर मैंने अपने लिए ग्रॉसरी खरीदी, वेजिटेबल खरीदे, फ्रूट्स खरीदे, लैपटॉप खरीदा एज अ कंज्यूमर। एंटरटेनमेंट के लिए मैंने मोबाइल खरीदा, मैंने बाइक खरीदी। ये सब एज अ कंज्यूमर। मेरा ही रोल जब एज अ प्रोड्यूसर होगा और मैं कोई गुड्स खरीद रहा हूं तो फिर वो कैपिटल गुड्स में चला जाएगा। बस इतना ही अंतर है ना? तो एक ही व्यक्ति प्रोड्यूसर भी होता है, कंज्यूमर भी होता है। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही होते हैं इकोनॉमी में, जो भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो कभी कंज्यूमर के एंगल से काम कर रहे होते हैं, कभी प्रोड्यूसर की तरह से काम कर रहे होते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स मतलब मेरी नीड एंड वांट को जो सेटिस्फाई कर रहा है डायरेक्टली। प्रोड्यूसर के एंगल से मैं कभी भी अपनी नीड एंड वांट के लिए थोड़ी गुड्स खरीदता हूँ। जब मैं प्रोड्यूसर की तरह बिहेव कर रहा होता हूँ तब मैं गुड्स इसलिए खरीदता हूँ कि मैं फर्दर सर्विस प्रोवाइड कर पाऊँ एज अ टीचर। या मैन्युफैक्चरर मशीन खरीद के लाएगा कि वो फर्दर प्रोडक्शन कर पाए। तो वहां पे जो जो पर्पस होता है परचेज का एज अ प्रोड्यूसर वो अलग होता है, इसीलिए वो कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। और एज अ कंज्यूमर मैं अपनी ही नीड एंड वांट सेटिस्फाई करने के लिए कोई गुड्स खरीद रहा हूँ तो फिर वो आएगा कंजम्पशन गुड्स में। कोई डाउट? नहीं। कंजम्पशन गुड रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। एग्जांपल ब्रेड, बटर, शर्ट, पेन, टेलीविजन, फर्नीचर एक्सेट्रा। कंजम्पशन गुड्स कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। मतलब कंजम्पशन गुड्स की और कैटेगरी भी बनेगी। यस। तो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स पहले ही ये दोनों किसी एक ही टाइप के गुड है। कौन से टाइप के गुड है ये? फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट वालों को तो हमने लिया ही नहीं, वो जीडीपी में भी नहीं जाते, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते, क्योंकि वो इस साल हमारे लिए कोई नीड एंड वांट सेटिस्फाई नहीं करेंगे। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में से हम कंजम्पशन के एंगल पे पढ़ रहे हैं, तो जो
डायरेक्टली नीड एंड वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाइंग नीड और वांट ऑफ कंज्यूमर। इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। रेफ्रिजरेटर एक ड्यूरेबल गुड्स है, वेजिटेबल एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। तो ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबिलिटी टाइम को लेके है। ड्यूरेबल गुड्स इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो जो गुड्स बार बार यूज होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर है ना, बाइक, ये सब बार बार यूज हो रही हैं और मेरी नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो रही है बार बार, तो वो सब कहलाती हैं ड्यूरेबल गुड्स। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब हो गया ऐसे गुड्स जो मैं एक बार में कंज्यूम कर जाता हूँ, सपोज फ्रूट, तो वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आएगा। उसको अगेन एंड अगेन में यूज नहीं कर सकता कंजम्पशन के लिए। बात समझ में आई? yes, हम्म। वैसे तो एक कैटेगरी सीधी ड्यूरेबल है, बट ठीक है, सेमी ड्यूरेबल उसके बीच में होगा, तो पहले अपन नॉन ड्यूरेबल पढ़ लेते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है विच आर यूज इन अ सिंगल एक्ट। जैसे फ्रूट खरीद कर आया और मैं उसको खा गया, कंज्यूम कर गया, अब उसको मैं रीयूज नहीं कर सकता। सो इस तरह के गुड्स को हम नॉन ड्यूरेबल कहते हैं, जो सिंगल यूज के होते हैं। और जो अगेन एंड अगेन यूज होते हैं उनको नॉन ड्यूरेबल कहते हैं। तो इनके बीच में कुछ टाइप के गुड्स होते हैं जो जिनका जिनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत लॉन्गर नहीं है, लिमिटेड पीरियड है। उनको बोला जाता है सेमी ड्यूरेबल, जिसके अंदर आपके क्लोथ्स आ सकते हैं। तो तीन कैटेगरी गुड्स की बन गई। मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसको मैं और बेटर ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। तो हाउस होल्ड का कंजम्पशन दो चीज़ों का समझा रखा है उन्होंने, गुड्स एंड सर्विस। और गुड्स में उन्होंने तीन चीज़ें समझा रखी हैं। तो दिमाग में इसको चार्ट फॉर्म में ही रखोगे उतना इजी रहेगा आगे कैलकुलेशन के लिए। ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। यूसेज again and again for long period। इसमें हम लिख सकते हैं यूसेज इन अ सिंगल एक्ट। इसमें लिख सकते हैं यूसेज अगेन एंड अगेन फॉर लिमिटेड पीरियड, से 1 ईयर। एग्जाम्पल लिख सकते हैं टेलीविजन, एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्लोथ्स, एग्जाम्पल लिख सकते हैं फ्रूट्स। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है सबको ऐसे ही तुम्हें रिवाइज करना है बार बार, उतना वो रिटेन रह जाएगा, उतना तुम आंसर लिख पाओगे एग्जाम में, और उतने ही सही शब्द निकलेंगे आंसर में। अब एक सर्विस क्या होती है, तो ऑब्वियसली एक इंटेंजिबल आइटम है। नॉन मटेरियल या इंटेंजिबल एक ही बात होती है। तो एक ऐसा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये किस में आएगा? सर्विस में आएगा। मैं कोई गुड्स तो डिलीवर कर नहीं रहा, मैं नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये एक सर्विस हो गई। तो सर्विस भी क्योंकि सेटिस्फैक्शन देती है, तो ऑब्वियसली एग्जाम्पल में टीचर्स लिखा है, डॉक्टर्स सर्विस देते हैं, बैंक सर्विस देते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले सर्विस देते हैं, गुड्स तो देते नहीं। तो ये सर्विस सेक्टर मतलब नॉन मटेरियल गुड्स यहाँ पे इस तरह से डिफाइन है। अकाउंट्स में इसको इंटेंजिबल कहा जाता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग वोकेबलरी यूज हो जाती है। तो नॉन मटेरियल गुड्स, ठीक है, और ये भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, सीधी बात है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं नॉन मटेरियल गुड्स which satisfy human wants। तो
गुड्स हो गया और सर्विस हो गई। गुड्स तीन तरह के हो गए, एक सर्विस हो गई। ये हाउस होल्ड के कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन गुड्स को पूरा डिटेल इतना ही है बस। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नहीं। अब दूसरे टाइप के गुड्स, सॉरी हाँ, दूसरे टाइप के फाइनल गुड्स की बात करें तो वो होते हैं कैपिटल गुड्स। इसके बारे में जो भी सोचना है प्रोड्यूसर के एंगल से सोचना है। कैपिटल गुड्स आर दोस फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन। साफ है, यहाँ पे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं हम अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, बल्कि इन गुड्स का इस्तेमाल फर्दर गुड्स के या फर्दर सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए हो रहा है। तो अगर मेरा आईपैड केवल एक ही काम के लिए है, पढ़ाने के लिए, दैट मीन्स आईपैड जो हुआ वो हुआ कैपिटल गुड्स। तो ऐसे गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फर्दर प्रोडक्शन ऑफ सर्विस के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो मैं जिन गुड्स से फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करता हूँ या सर्विस प्रोड्यूस करता हूँ, तो इसके अंदर एग्जांपल आ जाएंगे प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें कोई डाउट? हम्म। They are used in future for productive purposes, have expected life of several years. They do not lose their identity in production process. मेरे पढ़ाने में मेरा आईपैड खो जाता है क्या? नहीं। नहीं। ये एक्चुअली उसके लिए लिखा गया कि कुछ चीजें होती हैं जैसे रॉ मटेरियल है ना, फर्नीचर बनाओगे तो लकड़ी गायब हो जाएगी, पहले तुम लकड़ी खरीद के लाए, उसी का तुमने फर्नीचर बना दिया, तो अब कहीं लकड़ी बची है क्या? अब तो फर्नीचर बन चुका है। तो इस तरह के रॉ मटेरियल को जो प्रोडक्शन होने में अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे, उसको कैपिटल गुड्स नहीं कहा जाता। कैपिटल गुड्स केवल उस गुड्स को कहा जाएगा जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी भी लूज नहीं कर रहे हैं। जैसे जो मशीन पे फर्नीचर बनाया तुमने, लकड़ी लाए थे, तुम्हारे पास एक मशीन थी, उस पर फर्नीचर बनता है, लकड़ी लाए थे, लकड़ी का फर्नीचर बन गया, फिर लकड़ी लाए, फिर फर्नीचर बन गया। क्या मशीन अपनी आइडेंटिटी लूज कर रही है? नहीं। तो मशीन हुई कैपिटल गुड्स। वो लकड़ी जो लाए थे तुम, जो वुड था, वो कैपिटल गुड्स के कैटेगरी में नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ। सर वो कहाँ जाएगा? वो इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है अगर वो इसी साल के प्रोडक्शन में काम आ गया इस साल के प्रोडक्शन में काम नहीं आया तो वो intermediate। नहीं, इस साल के प्रोडक्शन में काम आ गया तो इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वो गुड्स जो प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन में काम आ रहा है इन द सेम ईयर। इन द सेम ईयर। हाँ ठीक। अगर वो इस साल के प्रोडक्शन में काम आ गया तो वो इंटरमीडिएट गुड्स, और नहीं आया तो वो हमारे फाइनल गुड्स में ही आ जाएगा फिर वो। मेरी बात समझ में आई? हम्म। हाँ, आगे चलो फिर। तो दे डू नॉट लूज आइडेंटिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि प्रोड्यूसर दो तरह के गुड्स लाता है। ऐसे भी लाता है प्रोडक्शन के लिए, जैसे वुड जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगी प्रोडक्शन में, और एक प्लांट एंड मशीनरी जो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगी। तो जो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगी वो कैपिटल गुड्स में जाएगी। अभी के लिए मैंने बोला कि वो रॉ मटेरियल सर वो कहाँ दिखेगा फिर, वो तो कैपिटल गुड्स में आएगा नहीं और कंजम्पशन में आएगा नहीं, क्योंकि आप तो डायरेक्टली कंज्यूम कर नहीं रहे। तो फाइनल गुड्स में कौन सी कैटेगरी में जाएगा वो? प्रोड्यूसर की एक और कैटेगरी होती है जिसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, याद है? हाँ। वो उधर दिख जाएगा फिर। ठीक है, अभी उसके क्वेश्चन आएंगे तो मैं और समझा दूंगा। आगे चलो। दे दे नीड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ओवर द टाइम। जैसे प्लांट एंड मशीनरी को सुधारना पड़ता है, या एक पीरियड बाद जब वो ऑब्सोलेट हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, काम की नहीं बचती है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। एंड डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये डेप्रिशिएट वर्ड को समझते हो? हाँ जब डेप्रिश टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है। हाँ, अकाउंटिंग है क्या तुमको थोड़ा बहुत? नहीं। पर ठीक है, सही अंडरस्टैंडिंग। आगे चलो। ये लॉस है, मतलब किसी चीज को यूज करने से उसमें जो लॉस होता है, टाइम की वजह से भी होता है, एक्सीडेंट की वजह से भी होता है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगला, दे हैव डिराइव्ड डिमांड। ये डिराइव्ड डिमांड हमने ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स में के लिए भी पढ़ा था, याद आया? डिराइव्ड डिमांड, हाँ। हर उस गुड्स की डिमांड डिराइव्ड है जिस गुड्स की डिमांड किसी और पे डिपेंड रहती है। तो प्लांट एंड मशीनरी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें फर्नीचर बनाना है। तो क्योंकि एक्चुअली मार्केट में तो फर्नीचर की डिमांड है, पर फर्नीचर बनाने के लिए हमें प्लांट एंड मशीनरी की डिमांड है। तो डिराइव डिमांड का मतलब होता है कि किसी गुड्स की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि उसे कुछ और करना है, डायरेक्टली वो यूज नहीं होने वाला है,
वो किसी की नीड वांट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पर ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करने में उसका इस्तेमाल होगा जो नीड एंड वांट सेटिस्फाई करेगा। तो जिस तरह से इंटरमीडिएट गुड्स की डिराइव डिमांड थी, वैसे ही इसकी भी डिमांड डिराइव डिमांड होती है। कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल तो हो गई, हमने पहली लाइन में ही पढ़ लिया कि ये ईयर्स एंड ईयर्स यूज होता है, इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ सेवरल ईयर्स है, और ये अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन में यूज होता है। तो कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो ड्यूरेबल ही होते हैं। कोई डाउट? Capital goods are durable use consumer goods for household. When a good refrigerator is used by producer, then it is a capital good. अब सपोज, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक फ्रिज है जिसे बेकरी वाला खरीद के लाया अपनी शॉप में रखने के लिए, जिसमें वो केक्स रखता है, और एक फ्रिज है जो हाउस होल्ड अपने घर ले गया अपने खरीद के। तो फ्रिज को देख के क्या हम सीधे बोल सकते हैं कि ये कौन सा गुड है, फाइनल गुड है नहीं। या इंटरमीडिएट गुड है? और अगर फाइनल है तो फाइनल में कंजम्पशन गुड्स में आएगा या कैपिटल गुड्स में आएगा? हम नहीं बोल सकते जब तक हम उसका पूरा सिनारियो ना समझ लें। अगर मैं एक फ्रिज बेचने की दुकान खोल के रखी है मैंने, और इसलिए मैं फ्रिज खरीद के लाया हूं कि मैं फ्रिज ही बेच दूंगा, तो ये मेरा इंटरमीडिएट गुड्स है, ये मेरा फाइनल गुड्स नहीं है। बात समझ में आई? लेकिन एक कंज्यूमर अपने घर ले गया उस फ्रिज को, और अपने लिए वेजिटेबल फ्रूट वगैरह रख रहा है अपने लिए पर्सनल, तो हो गया वो कंजम्पशन गुड्स। और अगर वो बेकरी वाला लेके गया उस फ्रिज को और अपनी बेकरी पे उसने रख रखा है ताकि वो कस्टमर्स को जो सर्व करता है चीजें उनको सेफ रख सके, तो फिर ये हुआ कैपिटल गुड्स। ओके। तो कैपिटल गुड्स जब कोई कंज्यूमर ले जाता है तो वो ही कंज्यूमर गुड हो जाते हैं, और कैपिटल गुड्स जब कोई प्रोड्यूसर ले जाता है तो ही वो कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। तो यूज पे डिपेंड करता है किसी गुड्स के कि वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। इसमें कोई दिक्कत है? ओके। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। ऑल गुड्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर, दैट इज ऑल प्रोड्यूस गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं? आंसर इज नो। रॉ मटेरियल भी तो प्रोड्यूसर गुड है, पर वो क्या कैपिटल गुड्स है? नहीं। इस पर ट्रू फॉल्स आएगा। क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं? आंसर इज नो। क्योंकि कुछ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है ना, जैसे पावर के लिए वो लोग कोल यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, वो भी वन टाइम यूज है, कंबस्शन हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा वो। तो ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं। तो इस तरह के गुड्स भी प्रोड्यूसर यूज करता है और कैपिटल गुड्स को भी प्रोड्यूसर यूज करता है। तो प्रोड्यूसर गुड्स में दो कैटेगरी हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड और कैपिटल गुड। कोई डाउट? आखिरी लाइन पढ़ो इसकी, क्या लिखी है? सो इट कैन बी सेड दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। यहां की लाइन ठीक है कि भाई उज्जैन का मतलब इंडिया है, बिल्कुल है ना, उज्जैन में रहते हैं तो क्या हम इंडिया में रहते हैं? आंसर इज यस। पर कोई अपोजिट स्टेटमेंट बोले, बोले कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है तो उसका मतलब है कि वो उज्जैन में भी रहता है, क्या ये सही है? नहीं। नहीं। है ना? इसको एक और तरीके से समझाऊं तो बड़ा बलून है एक, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर गुड, उसके अंदर दो छोटे छोटे बलून है, एक है कैपिटल गुड्स और एक है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो कैपिटल गुड्स होते हैं। इसमें कोई डाउट? नहीं। हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, इसकी पूरी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है देर इज नो क्लियर कट लाइन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। द सेम गुड कैन बी कंजम्पशन गुड्स एंड ऑल्सो द कैपिटल गुड्स। इट डिपेंड्स ऑन द अल्टीमेट यूज ऑफ द गुड। यूसेज तय करेगा कि आपको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। कोई डाउट है इसमें? और तो और कोई गुड, मतलब मैं तो अभी फ्रिज के एग्जांपल में मैं इसको इंटरमीडिएट गुड भी ले गया था, तो भाई वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है। इंटरमीडिएट हो जाएगा अगर आपने प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर की चेन में चल रहा है, वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर नहीं जा रहा है। याद आया? विद इन सेम ईयर। तो आखिरी लाइन में ये लिखा है इफ अ मशीनरी इज बॉट बाय अ फर्म फॉर रीसेल, एक फर्म ने किसी मशीन को इसलिए खरीदा है कि उसको बेच देगी, तो फिर तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। कैपिटल गुड्स कब है?
जब वो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रही है, बेचने के लिए नहीं। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं एक इसको एकदम क्लियर कर देता हूँ। तुम्हारे पास एक गुड्स है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर ले लेते हैं। इसको तुमने परचेज किया विथ इंटेंशन। अब मैं 3 इंटेंशन बनाता हूँ और तुम बताना कौन सा गुड बनेगा। विथ इंटेंशन टू रीसेल, with intention to use in further production, or with intention to directly satisfy our want। तो तुमने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया है और आपके इंटेंशन ये है, तो क्या रेफ्रिजरेटर को कोई एक टाइप का गुड्स कहा जा सकता है? नहीं, अगर आपने रीसेल के लिए लिया है तो वो सेल का वो इंटरमीडिएट। हाँ, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि आप उससे फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, एज इट इज बेचना चाहते हो, इसलिए खरीदा है। अगर फर्दर प्रोडक्शन करोगे तो रेफ्रिजरेटर से वो कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो, कैपिटल कैपिटल गुड्स। और अगर अपनी ही नीड एंड वांट सेटिस्फाई करने चाहते हो डायरेक्टली, कंजप्शन। अभी कोई कंफ्यूजन है इन सब में? और ये दोनों क्या हैं? फाइनल। यस। जितनी बार ये सोच के चार्ट बना लोगे उतना ही वोकेबलरी भी जनरेट हो जाएगी और उतना आराम से आंसर लिख पाओगे, ट्रू फॉल्स भी समझ पाओगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे। तो इस पे सब आईक्यू वाले क्वेश्चन आने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स पे जो मैं अभी शुरुआत में बेसिक पढ़ा रहा हूँ। आगे चलते हैं। ये पेज होना चाहिए, यही है ना? हम्म। तो कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का उन्होंने मीनिंग डिस्टिंक्शन फिर से दे रखा है, मैं ऑलरेडी सारे समझा चुका हूँ, तो ये जस्ट एक रीड ओनली टॉपिक है। कंजम्पशन गुड्स में देखो क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली। क्या तुम्हें 4 वर्ड समझ में आए? तो बाकी सेंटेंस बना के लिख दोगे। जब भी समझाना है कंजम्पशन गुड्स, ये 4 वर्ड यूज होंगे, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। कैपिटल गुड्स के लिए क्या लिखोगे? फर्दर प्रोडक्शन। हाँ, फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मतलब ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को, डायरेक्टली नहीं करते। इनसे जो गुड्स एंड सर्विस बनेंगे वो सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है? तो इनका ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने का रिलेशन इनडायरेक्ट है कैपिटल गुड्स का। और इनकी डिराइव्ड कौन सी डिमांड होती है? इनकी डिमांड कौन सी डिराइव्ड डिमांड होती है, ठीक है? बाकी तो सब जनरल बातें लिखी हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी कंजम्पशन गुड्स में नहीं होती, प्रोडक्शन कैपेसिटी कैपिटल गुड्स में होती है। एक्सपेक्टेड लाइफ जो है कैपिटल गुड्स की हमेशा ही ड्यूरेबल है, जबकि कंजम्पशन गुड्स 3 कैटेगरी के हो सकते हैं, ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, सेमी ड्यूरेबल भी हो सकते हैं और नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कार है, तो क्या कार कंजम्पशन गुड्स हो सकती है? हो सकती है, अगर उसे हाउस होल्ड यूज करे अपनी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए। क्या कार कैपिटल गुड्स हो सकती है? हाँ। कैपिटल गुड्स क्यों? जैसे कोई टैक्सी के लिए खरीद रहा है और उससे फर्दर प्रोडक्शन करके देगा। क्या कार इंटरमीडिएट गुड्स हो सकती है? हाँ, जैसे कि
हाँ, जैसे कार का शोरूम जब कार खरीद के लाता है और उसे रीसेल करना चाहता है। कोई डाउट? क्लोथ के केस में भी ये तीनों एग्जांपल चल जाएंगे। शुगर के केस में, हाँ। शुगर के केस में ये कैपिटल गुड केवल एक केस में बनेगी। शुगर के से शुगर से ये कैपिटल गुड्स कैसे बनेगी? कैपिटल गुड अगर कोई स्वीट शॉप लेके आ रही है उससे प्रोडक्शन कुछ स्वीट वगैरह में डालने के लिए पर लेके क्या आ रही याद है मैंने अभी बोला था कि कैपिटल गुड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने शुगर लाके मिठाई बनाई तो क्या उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी? तो फिर वो कैपिटल गुड्स कैसे बचेगी? है। कैपिटल गुड्स के लिए उसकी आइडेंटिटी नहीं लूज होना चाहिए। एक ही तरीका है इसको कैपिटल गुड्स बनने का। हम जो शुगर लेके आए हैं वो ईयर एंड तक भी कंज्यूम, मतलब वो प्रोडक्शन में यूज नहीं हुई, और क्लोजिंग स्टॉक बच गया उसका, ईयर एंड हो गया, तब वो क्या बन जाएगी? कैपिटल। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट? क्लोथ भी ऐसे ही कैपिटल गुड्स बनेंगे, और कोई तरीका नहीं है क्लोथ का कैपिटल गुड्स बनने का। कार का था? कोई डाउट तो बताओ। कार अगर तुमने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदी है तो कौन सा गुड्स होगी? बिजनेस यूज, कैपिटल गुड्स होगी। ठीक है। डॉक्टर की सर्विस कैपिटल गुड्स हो सकती है क्या? नहीं। वो कैपिटल गुड्स हो ही नहीं सकती। क्या वो कंजम्पशन में आ सकती है? कंजम्पशन गुड्स हो सकती है। हाँ। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो हम्म। ये क्लोथ कैपिटल गुड कैसे नहीं होगा? कैपिटल गुड बनाने के लिए उसकी आइडेंटिटी लूज किए बिना उससे फर्दर प्रोडक्शन करके बताओ। सर क्लोथ तो वो लेंगे तो वो क्लोथ तो क्लोथ ही रहेगा ना। क्लोथ को क्या करेंगे अगर उससे कोई फर्दर, क्लोथ से कोई फर्दर प्रोडक्शन होना चाहिए और उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं होना चाहिए। एक केस हो सकता है, एक केस हो सकता है जैसे कुछ लोग क्लोथ को रेंट पे चलाते हैं, हम्म। उस केस में क्लोथ बन जाएगा तुम्हारा क्या? कैपिटल कैपिटल। गुड। हम्म। बात समझ में आ रही है? हम्म। और वो जो तुम बोलना चाह रहे थे वो इसलिए नहीं हो रहा, जैसे कि तुम कोई प्लेन क्लोथ खरीद के लाए और उससे तुमने शर्ट बना दिया, तो आइडेंटिटी बदल चुकी है। क्या शर्ट को तुम मेयर क्लोथ बोलोगे या शर्ट बोलोगे? सर। तो उसकी आइडेंटिटी खो गई ना। हाँ। पर मैंने वो वाला जो एग्जांपल बताया कि तुम शर्ट खरीद के लाए और उसे तुम रेंट पे चला रहे हो, तो एक सर्विस दे रहे हो, फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी आइडेंटिटी भी नहीं खो रही है, तो फिर उसको तुम कैपिटल गुड्स बोल सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये टॉपिक ओवर हो गया। इसमें कोई सवाल है, कुछ डाउट है तो पूछो। ओके। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन, ये तीन चीजें क्या होती हैं? अभी हाल हमने जब टॉपिक शुरू किया तब भी मैंने कल का रिवीजन कराया था। फाइनल गुड्स कितने टाइप के होते हैं? फाइनल गुड्स दो टाइप। कौन कौन से? कंजप्शन एंड कैपिटल। कंजम्पशन एंड कैपिटल। प्रोड्यूसर के एंगल से कैपिटल एक ही तरह का होता है या इसके अंदर दो हिस्से हैं? दो टाइप्स। कौन कौन से? एक इन्वेस्टमेंट, हाँ। एक और कौन सा? कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ कैपिटल फॉर्मेशन। ये नाम याद रखने पड़ेंगे। हाउस होल्ड के नाम से ये, और ये दोनों जो हैं वो प्रोड्यूसर के एंगल से। तो एक होता है कैपिटल फॉर्मेशन और एक होता है इन्वेस्टमेंट। अभी तक हमने कौन सा पढ़ा? प्रोड्यूसर के एंगल से कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया कंजम्पशन किसको बोलेंगे, पढ़ लिया ना, हाउस होल्ड के एंगल से। अब क्या बचा है जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की? इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आई? अब हम इस पे आ रहे हैं।
इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो पहले तो, क्या मतलब है इसका, वो लाइन पढ़ के मतलब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो। कैपिटल स्टॉक में जो एडिशनल हो, जो चीज प्लस हो रही है। यस, इंक्रीज, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब जिस भी देश के लिए तुम नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, क्योंकि ये सारी चीजें नेशनल इनकम पे जाके जाने वाली है, उसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारा पास 10 लाख रुपए का कैपिटल गुड्स था बिगिनिंग पे, और एंड पे हो गया है तुम्हारे पास 15 लाख का कैपिटल गुड्स, कैपिटल स्टॉक 15 लाख का हो गया है, कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हो इसको। तो इसका मतलब बताओ इन्वेस्टमेंट कितना है? 15 लाख इन्वेस्टमेंट है, हाँ या ना? 5 लाख। 15 लाख या 5 लाख? 5 लाख। यस। इंक्रीज केवल कितने का है? 5 लाख का। और तुम कॉमन सेंस से सोच के देखो, जब बिगनिंग पे ही तुम्हें 10 लाख रुपए तुमने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे थे, और एंड पे तुम्हें 15 दिख रहे हैं, मतलब इस साल, फॉर द ईयर, इस साल की नेशनल इनकम निकालनी है तो उसके लिए केवल इस साल का एक्सपेंडिचर का काम आएगा ना। तो फॉर द ईयर तो 5 लाख ही इन्वेस्ट हुआ है, इसमें कोई डाउट है? ये लाइन ये समझाती है। तो कभी भी ये नहीं समझना है कि ईयर एंड पे कितना इन्वेस्टमेंट है हमारा, नहीं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस साल के इन्वेस्टमेंट को अगर निकालना है तो बिगनिंग और एंड का डिफरेंस देखना पड़ेगा। ईयर एंड पे कितना कैपिटल स्टॉक है, इसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा। ये कंफ्यूजन बाद में आएगा दिमाग में। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? ईयर एंड का कैपिटल स्टॉक देख के इसको इन्वेस्टमेंट नहीं समझ लेना 15 लाख को। हाँ। बिगिनिंग पे कितना था, एंड पे कितना है, वो बताएगा इस ईयर में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। वो इन्वेस्टमेंट हमें कंसिडर करना है नेशनल इनकम में। तो उस इन्वेस्टमेंट को समझा रहे हैं। कोई डाउट? ये इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कैसे होता है, अब मेरी बात समझना। जितना भी कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब अभी मैंने समझाया, जो फर्दर प्रोडक्शन में के लिए हमारी इकोनॉमी ने चीजें डेवलप की हैं। हमारी ही इकोनॉमी में एग्जाम्पल के लिए लोगों ने अपने घर बनवाए हैं, उसे क्या बोलेंगे? बिल्डिंग। हमारी ही इकोनॉमी में बिजनेसमैन ने अपनी फैक्ट्रियां बनवाई हैं, उसे भी क्या बोलेंगे? बिल्डिंग। कैपिटल फॉर्मेशन में कौन सी बिल्डिंग आएंगी? दोनों आएंगी या कोई एक आएगी? जो बिजनेस वालों ने बनाई, क्योंकि अभी हम डेफिनेशन पढ़ के आए कि कैपिटल किसको बोला जाता है। तो ऐसी बिल्डिंग्स पूरे इंडिया में कितनी बनी इस साल, ऐसी मशीनरी कितनी बनी, एस और इन्वेंट्री कितनी एडिशन हुई है? एडिशन ऑफ इन्वेंट्री समझ रहे हो? ये वो वाली बात है जैसे जो शुगर ईयर एंड पे बच गई और जो बिकी नहीं, वो। तो इस तरह के सारे इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएंगे? इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। और ये कौन से इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। तो सीधी सी बात है, ड्यूरिंग द ईयर जितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कैपिटल गुड्स भी आएंगे और चेंज इन स्टॉक भी आएगा।
चेंज इन स्टॉक समझ रहे हो? इंक्रीज इन इन्वेंट्री, और ये तो है ही लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार, एटसेट्रा। ये सब जोड़ देंगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में ये जो चीजें हैं वो कैसी है? इन्वेंट्री एक अलग नेचर की चीज है और ये सब अलग नेचर की चीजें हैं। ये सब वो हैं जो सेवरल ईयर्स, इस पे इंटेंशन क्या है? सेवरल ईयर यूसेज। क्या इस पे हमारा सेवरल ईयर यूसेज इंटेंशन है इन्वेंट्री पे जो ईयर एंड पे बच गई? क्या इन्वेंट्री पे हमारा इंटेंशन है सेवरल ईयर यूसेज का? जैसे नहीं। नहीं, इस पे ये इंटेंशन नहीं है। सेवरल ईयर यूसेज का इंटेंशन जिन चीजों के ऊपर होता है, मतलब हमारे दिमाग में होता है कि इसको मैं 10 साल, 15 साल, 5 साल, जितनी भी लाइफ है उसकी यूज करूंगा, उनके ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन। इसी पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा इन्वेंट्री पे। आ गई मेरी बात समझ? तो अगर मैं डेप्रिसिएशन लगा दूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के भी कौन से पार्ट में लग रहा है वो भी बता दिया मैंने, तो क्या बन जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये लॉस मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, लॉस ड्यू टू यूसेज। कोई डाउट? इस साल हमने उसको यूज कर लिया तो उसका लॉस हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट बनाने का मतलब ही होता है कि आपको केवल क्या माइनस करना है? यस, ग्रॉस से नेट बन जाता है। पर ये याद रखना, डेप्रिसिएशन किस पे माइनस होता है? वो कैपिटल गुड्स जिन पे हम सेवरल ईयर यूसेज का इंटेंशन रखते हैं, इन्वेंट्री से माइनस नहीं होता। कोई डाउट? देखो पढ़ते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब बिना डेप्रिसिएशन को कंसिडर किए आपने केवल ये देख लिया कि मेरे पास 10 लाख का गुड्स था, अब मेरे पास 15 लाख का गुड्स है, तो जितना एडिशन हुआ है दैट इज 5 लाख, वो मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रहेगा। इसमें कोई डाउट? कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स असेट एंड अनसोल्ड स्टॉक। दो कंपोनेंट होते हैं कैपिटल स्टॉक में, एक फिक्स असेट मतलब जिन पे डेप लगता है वो वाले, और एक अनसोल्ड स्टॉक मतलब वो इन्वेंट्री जो हमारे पास ईयर एंड पे रह गई। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स असेट एंड अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। कोई डाउट है? इसका फॉर्मूला बन गया जो हमें यूज आएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द ईयर। एग्जाम्पल पता है ना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, जो भी प्रोडक्शन के लिए आप ला रहे हो, प्लस अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर। जितना स्टॉक तुम्हारे पास ईयर एंड पे बच गया। However, gross investment does not indicate the actual change in economy stock of productive assets for given year. During the production process, some amount of fixed capital is used up. This loss of fixed capital, जब हम इस फिक्स असेट को यूज कर रहे हैं तो इन असेट का यूसेज की वजह से वैल्यू रिड्यूस होती है, लॉस होता है इसमें, उस लॉस को हम डेप्रिसिएशन बुलाते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट काम का नहीं है नेशनल इनकम के लिए, हमें ग्रॉस को नेट बनाना पड़ता है। अगर आप नेशनल इनकम निकालना चाहते हो आपको उस लॉस को कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। और जब आप माइनस कर दोगे तो जो
नाम रहेगा उस इन्वेस्टमेंट का, वो बदल जाएगा। अब वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की जगह कहलाएगा नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने उस लॉस को कंसिडर कर लिया है। कोई डाउट? हम्म, नेट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन इसलिए ऐसे लिखी मिलेगी, एक्चुअल एडिशन। वहां पे था टोटल एडिशन, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक। और नेट एक्चुअल एडिशन का मतलब या नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब आप डेप्रिसिएशन को कंसिडर कर चुके हो, तो इक्वेशन बन गई नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। कोई डाउट? नहीं। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, जैसे मैं अभी बता रहा था। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फॉल लिखा है यहाँ पे, तुम रिडक्शन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूसेज, नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम, मतलब वो पुराना हो गया, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, वो आउटडेटेड हो गया। तो ऐसा कोई भी रीजन हो पूरे साल में जिसकी वजह से किसी फिक्स एसेट की वैल्यू में गिरावट आई है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू गिर गई है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिर गई है, कार की वैल्यू गिर गई है, उस रिडक्शन को, उस गिरावट को ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, उस लॉस को ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो नेट बचता है। कोई डाउट इसमें? नहीं। ग्रॉस का मतलब होता है जिसमें से लॉस, ये डेप्रिसिएशन वाला लॉस माइनस ना किया गया हो। और नेट का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन वाला लॉस हटाने के बाद जो बचा है उसे हम नेट बोलेंगे। तो दैट्स इट, इसमें कोई डाउट है? अब इसके बाद जो आखिरी लाइन लिखी है वो सबसे काम की है, उसको मार्क करो बुक में। डेप्रिसिएशन के सिनोनिम लिखें। डेप्रिसिएशन को क्या क्या बुलाया जाता है? डेप्रिसिएशन को बुलाया जाता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि देखो, डेप्रिसिएशन मतलब जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने अपनी एक गाड़ी खरीदी, है ना, एक बस खरीदी, बस 10 लाख रुपए की बस आई है, और मुझे पता है ये बस 5 साल बाद आउटडेटेड हो जाएगी। आउटडेटेड हो जाएगी मतलब ये मैं बेच दूंगा, क्योंकि 5 साल बाद ये खराब हो जाएगी, टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड हो जाएगी, मेंटेनेंस बहुत निकालेगी। तो मुझे पता है यार मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल चलाऊंगा। अब इस बस को मैं 10 लाख रुपए की खरीद के लाया हूँ, तो मुझे हर साल 2 लाख रुपए का उस पर डेप्रिसिएशन लगा देना चाहिए। ये बात समझ में आई? क्योंकि वो 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके 5 साल में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। हम्म, ये समझ में आया? हाँ। डेप्रिसिएशन को यूज कैसे करता है प्रोड्यूसर? तो वो सारी मशीन जो वो खरीदता है उसको पता होता है उसकी लाइफ कितनी है, और जितनी भी उसकी लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद उसकी वैल्यू अगर निल हो रही है या उसकी वैल्यू जो बच रही है, तो उसको कितना लॉस हो रहा है उस पर। सपोज इस बस पे मेरे को सपोज 2 लाख रुपए मिल जाते हैं, कबाड़ भी हो जाएगी तो बेचने पे 2 लाख मिल जाएंगे। आज 10 लाख की खरीद रहा हूँ, 5 साल यूज करूंगा, 2 लाख की बिक जाएगी। तो फिर मेरा लॉस कितना हुआ? 10 - 2, 8 लाख हुआ फिर लॉस। तो 8 लाख को 5 सालों में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, हर साल का मेरा लॉस निकल जाएगा। 8 लाख डिवाइडेड बाय 5। ये बात समझ में आ रही है? पक्का? सोच लो, नहीं तो मैं एग्जाम्पल समझा दूंगा एक और बार। हाँ। इस ये एंटिसिपेट करना क्यों जरूरी है प्रोड्यूसर को? क्योंकि 5 साल बाद मैं अपना बिजनेस बंद थोड़ी करना चाहता हूँ, 5 साल बाद मैं नई बस खरीदना चाहता हूँ। तो मैं इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कहीं ना कहीं सेव करता जाऊंगा। जब मैं, मेरी सेल होगी ना बस से, टिकट वगैरह बेचूंगा, मेरे पास जो इनकम आएगी उस इनकम में से मैं हर साल 2-2 लाख रुपए निकालूंगा, ताकि मेरे पास 10 लाख रुपए फिर से इकट्ठे हो जाए और 5 साल बाद में पैसे लगा के फिर से बस खरीद पाऊं। ये बात समझ में आई? तो मैं एक्चुअली में डेप्रिसिएशन को इस तरह से भी देखता हूं कि ये मेरी कॉस्ट है जो मुझे लग रही है, भले मेरी पॉकेट से नहीं जा रही है। अभी तो मेरे को डेप्रिसिएशन के पैसे किसी को देने पड़ते हैं क्या? जैसे फ्यूल भराता हूं तो पेट्रोल पंप वालों को पैसे देता हूं, रिपेयर मेंटेनेंस कराता हूं तो गैरेज वालों को पैसे देता हूं। डेप्रिसिएशन के पैसे किसको देता हूं? किसी को नहीं देता। पर मुझे ये लॉस कंसिडर करना चाहिए, ताकि, और इस पैसे को अलग करते जाना चाहिए, ताकि 5 साल बाद मेरे पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो और मैं रिप्लेसमेंट कर पाऊं। तो कई लोग डेप्रिसिएशन को इस एंगल से देखते हैं कि जितना लॉस हो उतना पैसा निकालो, ताकि कल को ये असेट जब खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी तुम्हारे लिए, तब इस असेट को तुम रिप्लेस कर पाओ। इसलिए डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये इतनी सब लंबी चौड़ी कथा सिर्फ इसलिए सुनाई ताकि ये वर्ड समझ में आए कि ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्यों कहलाता है। कोई डाउट? बस रिप्लेसमेंट कॉस्ट से रिलेटेड 2-3 नाम हो गए, करंट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, ये दोनों शब्द में आ गए। और तीसरा जो नाम है कंजम्पशन अलाउंस। एक्चुअली ये वर्ड क्यों आ रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे उस बस को कंज्यूम कर रहे हो ना, उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, तो आप जितना जितना यूज कर रहे हो उसको कंज्यूम कर रहे हो।
इसलिए ये नाम भी होता है इसका कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। किसका कंजम्पशन हो रहा है? कैपिटल का कंजम्पशन हो रहा है। हम्म, व्हीकल मेरी कैपिटल गुड्स थी ना, तो कैपिटल गुड्स कंज्यूम हो रहा है मतलब डेप्रिसिएशन लग रहा है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट लग रही है मतलब डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो कैपिटल कंजम्पशन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये सिनोनिम है डेप्रिसिएशन के। आगे जब हम नेशनल इनकम के क्वेश्चन करेंगे तो वो डेप्रिसिएशन वर्ड की बजाय इन वर्ड्स को भी इस्तेमाल करेगा और बहुत करेगा। इसलिए ये सिनोनिम्स पता होना चाहिए, नहीं तो वहां जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या चीजें हैं। कोई डाउट है? जो एग्जांपल मैंने तुम्हें बहुत देर समझाया ना, वो नीचे यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है। Depreciation is also called consumption of fixed capital. It refers to that value of fixed capital which is consumed in the process of production. Because of depreciation, fixed asset need to be replaced from time to time. Replacement of fixed asset require funds. 10 मुझे फिर से पैसों की जरूरत पड़ेगी 10 लाख की, वो वाली बात। प्रोविजन फॉर फंड, प्रोविजन का मतलब है रिजर्व बनाना, साइड में निकालना, प्रोवाइड करना। Provision of fund is made on annual basis. To illustrate, if a machine is purchased for 10 lakh, its expected useful life is 10 year, then annual production of fund to replace the machine is rupees 1 lakh. हर साल एक लाख रुपए इकट्ठे करते जाओ, तो 10 साल बाद जब वो मशीन बेकार हो जाएगी तो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए का एक्यूमुलेशन होगा। हम्म, इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व बोलते हैं। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। 3 रीजन होते हैं डेप्रिसिएशन होने के। एक मैंने कहा नॉर्मल वियर एंड टीयर, अगर आप किसी चीज को यूज करते हो, किसी चीज को इस्तेमाल करते हो, तो उस पर नॉर्मल वियर एंड टीयर का लॉस होता है। कंटिन्यूस यूज ऑफ फिक्स एसेट की वजह से जो लॉस होता है वो कहलाता है नॉर्मल वियर एंड टीयर। को डाउट? नहीं। और एसेट पुरानी होती जाती है तो उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है तो उस पर लॉस होता है। दूसरा है पैसेज ऑफ टाइम, कोई चीज पुरानी हो जाती है इस वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। कोई बिल्डिंग है, बस वो बना दी थी, अब उसको 2 साल हो गए, तो क्या उसकी वैल्यू वही रहेगी जो 2 साल पहले थी? नहीं। यूसेज मतलब सिर्फ टाइम बीत जाना, हमने कोई यूज नहीं किया उसका, उस घर में रहे भी नहीं, तब भी उसकी वैल्यू गिर जाएगी, हाँ या ना? हाँ। और उसमें रहेंगे, उस वजह से जो नुकसान होगा वो होगा नॉर्मल वियर एंड टियर। उसे बना दिया, भले ही उसमें ना रहो तो भी उसकी वैल्यू गिरेगी, उसको कहते हैं पैसेज ऑफ टाइम। और तीसरा, हमने जब बिल्डिंग बनाई थी वो पुराने डिजाइन की है, आजकल लोग वैसा पसंद नहीं करते, यूटिलिटी नहीं है उसकी उतनी, अब लोग एडवांस हो गए हैं, तो ये हो गया तुम्हारा टेक्नोलॉजिकल बात, मतलब कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब टेक्नोलॉजिकली वो चीज क्या हो गई है, आउटडेटेड हो गई है। हम्म, तो ड्यू टू चेंज इन डिमांड ऑफ एनी गुड्स, जो उसमें लॉस होता है कि नई टाइप की बिल्डिंगें लोगों को पसंद है, तो तुम्हारी पुरानी हो गई इसलिए उसकी वैल्यू गिर गई है, ये वाला लॉस जो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहलाता है। कोई डाउट? ये तीनों मिला के डेप्रिसिएशन होते हैं। ये सब इस तरह के जो भी लॉसेस हैं वो डेप्रिसिएशन कहलाएंगे। इसमें तुम्हें कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं आगे बढ़ूं। नहीं। इसके बाद कौन सा टॉपिक है? एनएफ, नेशनल इनकम ही है क्या अगला? नहीं, indirect tax। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस, ये वाला डिफरेंस वाला ये पेज है ना अगला। हम्म, बस चलो ये और समझ लो, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस एक ही बात होती है कि आंसर इज नो। कैपिटल लॉस का मतलब ऐसा लॉस जो डेप्रिसिएशन को छोड़ के कोई सा भी हो रहा हो, मतलब अनएक्सपेक्ट, ये जो हमें तीनों लॉस हमें पता थे, ये एक्सपेक्टेड है ना, हर चीज पे होंगे ये। आज तुम जो भी ऐसे खरीदो, तो जो एक्सपेक्टेड लॉस होता है वो ही डेप्रिसिएशन में आ जाता है। और जो अनएक्सपेक्टेड लॉस, अचानक से वो बस का एक्सीडेंट हो जाए, उस वजह से बस टूट फूट जाए, इसको बोलेंगे कैपिटल लॉस। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ। तो कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में यही अंतर है एक्सपेक्टेशन का। पढ़ के देखो कैपिटल लॉस की डेफिनेशन क्या लिखी है। इट रेफर्स टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस, नेचुरल कैलेमिटी, थेफ्ट, एक्सीडेंट वगैरह वगैरह। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस डेप्रिसिएशन है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कैपिटल लॉस। हम्म,
हो ऑब्सोलेंस ही रहा है, आउटडेटेड ही हो रही है, पर आउटडेटेड क्यों हो रही है, एक्सपेक्टेडली या अनएक्सपेक्टेडली? एक्सपेक्टेड तो डेप्रिसिएशन है। और अनएक्सपेक्टेडली हो रही है मतलब कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस। नॉर्मल वेयर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को छोड़ के जितने लॉस हैं उस फिक्स असेट में, वो सब कैपिटल लॉस है। कोई डाउट इसमें? डेप्रिसिएशन कभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को हेम्पर नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम मशीन खरीदते हैं उसी दिन एक्सपेक्टेशन रहती है कि इस पे कौन कौन से नुकसान होंगे, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, ये कितना हम यूज करेंगे तो कितना वियर एंड टीयर आएगा, ये सब एक्सपेक्टेड होता है। इसलिए ये प्रोडक्शन प्लान्ड होती है चीजें, ऑलरेडी प्लानिंग में होती है, इसलिए प्रोडक्शन पे कभी भी ब्रेक नहीं लगाते, उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है कभी भी बिजनेस में, तो बिजनेस में बड़े नुकसान होते हैं, इसलिए वो प्रोडक्शन प्रोसेस को नुकसान पहुंचाने वाले जो लॉसेस हैं वो कैपिटल लॉसेस हैं। डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन को नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि उसके लिए पहले ही प्लानिंग कर ली जाती है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा अभी तो नहीं पढ़ना चाहिए, यहीं पर रुक जाना चाहिए। दो कंसेप्ट हो गए बैक टू बैक, इसको ठीक से पढ़ लो, इसके इससे रिलेटेड पीछे जाके क्वेश्चन देखो और सारे क्वेश्चन कर लो। अब इसमें दो ही टॉपिक बचे हैं शायद, देख के बताओ मुझे। एक एनआईटी से, और नहीं। हाँ ये सब्सिडी और इससे रिलेटेड है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब्सिडी क्या होती है, और एनआईटी का, एनआईटी क्या कहलाएगा, और फिर बाद में बस नेशनल इनकम है। सारी चीज़ों को एनएफआईए होगा एक और इसके साथ, एनएफआईए भी है ना। हाँ तो एनआईटी और एनएफआईए हम और पढ़ेंगे। तो फिर बस पूरा नेशनल इनकम के लिए हमारे पास बेसिक ग्राउंड बन जाएगा। ठीक है। सर कल क्लास रखें? अ,